Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. So let's start our new lecture. In this lecture we are again going to solve some problems related to spring. But हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि स्प्रिंग है, there is a spring force और उसके फोर्स की वजह से what will be the movement, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे, what will be the acceleration of blocks. क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग पहले एक चीज पढ़ेंगे about spring constant. Spring constant हमने देखा था, spring constant is basically the tension developed in the spring when the extension in the spring or the deformation in the spring is by 1 unit या 1 meter. अगर आप ऐसा यूनिट की बात करो तो 1 unit मतलब 1 meter. तो when the spring has deformed by 1 unit, उस टाइम जो उसमें टेंशन डेवलप होगी inside that spring, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं spring constant. या फिर to deform the spring by 1 meter, the force required या external force required to डिफॉर्म द स्प्रिंग बाय 1 मीटर या फिर 1 यूनिट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आपके पास आपने किया x डिफॉर्मेशन, x इज द डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे फोर्स कितना आता है या टेंशन कितना आता है kx. इफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू, डिफॉर्मेशन है आपका x, देन टेंशन कितना आता है t. क्लियर है? विच इज इक्वल टू kx. क्लियर है? देन डिफॉर्मेशन फॉर 1 unit, when deformation is 1 unit, 1 unit distance या आप कहो कि 1 मीटर, जो हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टेंशन विल बी k. ठीक है? x के लिए अगर kx है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? x से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? k. इसका मतलब बेसिकली आपका जो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिफॉर्मेशन टेंशन डेवलप्ड व्हेन डिफॉर्मेशन इज 1 मीटर. टेंशन डेवलप्ड व्हेन डिफॉर्मेशन इज 1 मीटर. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसके फिर यूनिट्स भी क्या आएंगे? मैंने पिछले क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली मैंने न्यूटन पर मीटर लिख दिया था, लेकिन k का यूनिट क्या जाएगा? यहाँ पे देखो, इसका यूनिट होगा न्यूटन, इसका मीटर, तो हमारे पास k की यूनिट्स क्या जाएंगी? न्यूटन पर मीटर, है ना? तो यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन और फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग व्हेन डिफॉर्मेशन इज 1. जब आपका डिफॉर्मेशन 1 हो रहा है, देन व्हाट इज द फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे इट इज द फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन, इट इज द फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं. इट इज द फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन, न्यूटन पर मीटर, फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग पर यूनिट डिफॉर्मेशन. यूनिट डिफॉर्मेशन में कितना स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हो रहा है. आई होप ये क्लियर है आपको. अब मैंने एक चीज और बताया था कि this spring constant depends on what? It depends on the material of the spring and length of the spring. Also area of the spring, कि आपका जो spring है वो कितना मोटा है या पतला है. Imagine करो if you are taking spring from a machine, और जो आपके बाइसिकल में होता है उसको स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना कितना डिफिकल्ट होगा. शायद you will not be able to do it by your hands. लेकिन अगर आपके पास जो टॉयज में स्प्रिंग आती है या फिर द स्प्रिंग इन द पेन, उसको अगर आप डिफॉर्म करोगे, इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट और कंप्रेस इट, वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मटेरियल भी डिफरेंट है. अब इमेजिन करो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, इतनी लंबी है, ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल यू हैव अनदर स्प्रिंग जो इतनी छोटी है. तो इसको स्ट्रेच करना इजी होगा, इसको स्ट्रेच कर, जो छोटी सी उसको स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होगा, है ना? तो लेंथ अगर ज्यादा है तो उसको कंप्रेस करना भी इट विल बी लिटिल बिट इजियर, लेकिन जो छोटी है उसको कंप्रेस शायद आप ना कर पाओ. तो यहाँ पे क्या होता है? जो लेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो उसको हम लोग को वहां पे स्टिफनेस उसकी कम हो जाएगी. अगर आपको फोर्स रिक्वायर्ड और द फोर्स जनरेटेड इन द स्प्रिंग पर यूनिट डिफॉर्मेशन आपका अगर बढ़ता है ना, फोर्स जनरेटेड इन द स्प्रिंग और फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द स्प्रिंग बाय 1 यूनिट अगर बढ़ता है, इट मींस उसकी स्टिफनेस बढ़ रही है. आपको जस्ट 1 यूनिट से डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है. तो व्हेन यू हैव अ लॉन्गर स्प्रिंग, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कम लगाना पड़ता है. ठीक है ना? थोड़े कम एफर्ट में यू विल बी एबल टू स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट. इट मींस इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, स्टिफनेस इज डिक्रीजिंग, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग. इफ यू इंक्रीज द लेंथ, तो आपको easily you are able to compress or extend the spring. It means when you are increasing the length of the spring, stiffness is decreasing. When you are decreasing the length of the spring, stiffness is increasing. Stiffness is nothing but spring constant. तो यहाँ पे क्या आता है? spring constant is inversely proportional to length. इसको हम और अच्छे से समझेंगे. तो जैसे मैंने क्या किया कि भाई मैंने एक लिया स्प्रिंग जिसकी लेंथ है L,
ठीक है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L एंड इसका स्टिफनेस है K, लेंथ है L एंड स्टिफनेस इज K. नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस स्प्रिंग इन टू पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, टू इक्वल हाफ्स. तो यहाँ पे ये स्प्रिंग कुछ ऐसे बन गई, इसको मैंने बीच से कट कर दिया. तो अब क्या हो गया, ये हो गया L/2 लेंथ एंड दिस इज L/2 लेंथ. तो अब यहाँ पे मटेरियल तो सेम है ना, अभी वी हैव सेम मटेरियल. इस स्प्रिंग को मैंने हाफ इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया. सो नाउ दिस स्प्रिंग विल हैव, दिस इज अ न्यू स्प्रिंग, दिस वन इज अ न्यू स्प्रिंग. ये दोनों एक न्यू स्प्रिंग बन गए हमारे पास, जिसकी लेंथ क्या है L/2 एंड मटेरियल इज सेम. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग. अब आई नो कि ये दोनों स्प्रिंग कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं. आई हैव जस्ट डिवाइडेड दिस स्प्रिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो मटेरियल इज सेम, लेंथ इज सेम, इट मींस दीस टू स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल. सो व्हाटएवर विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग, सेम विल बी फॉर दिस. तो इसका भी क्या आ जाएगा K. तो K नहीं, सॉरी K डैश. K तो हमने यहाँ ले लिया ना, तो इसको मैंने लिख लिया K डैश. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K डैश, कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, देन व्हाट इज K डैश. K डैश क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे. पहले ये समझो कि व्हाट इज K. K इज, ये K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन इफ यू विल स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 यूनिट या 1 मीटर, इफ यू विल स्ट्रेच और कंप्रेस दिस स्प्रिंग बाय 1 यूनिट, तो जो फोर्स जनरेट होगा, इसको मैंने 1 यूनिट से स्ट्रेच किया. अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, स्ट्रेच या कंप्रेस जो भी है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी डेवलप होगी, K इंटू 1, दैट इज K विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट. सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, मींस पर यूनिट डिफॉर्मेशन, फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन यू शुड अप्लाई दिस मच फोर्स, और फॉर 1 यूनिट डिफॉर्मेशन यू विल गेट फोर्स इक्वल्स टू K जनरेटेड इन दिस स्प्रिंग. अगर आपने 1 मीटर से डिफॉर्म किया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट हो जाएगा, K. टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा K, वो दिख भी रहा है हमें यहाँ से. So for this spring, per unit deformation, your tension developed will be spring constant, which is equal to K. Now we will talk about this. अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई इसमें अब आपके पास एक न्यू स्प्रिंग है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बिकॉज ये दोनों सेम ही है. इसका अगर फाइंड आउट किया, मतलब इसका भी फाइंड आउट किया. तो आपके पास एक न्यू स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L/2. You have a new spring जिसका है K dash spring constant and L/2 is the length. Now you want to find out spring constant of this particular spring. So कैसे निकालेंगे? I just have to find out कि what will be the force developed in the spring for unit deformation in this string, in this spring. तो अगर इसमें हमने unit deformation किया, unit deformation, then whatever force will be developed or the tension will be developed, that will be equal to क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना. डिफॉर्मेशन अगर हमने x इज इक्वल टू 1 मीटर लिया, तो यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप होगा, K डैश. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K डैश इनटू 1, व्हिच इज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो स्प्रिंग कांस्टेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. स्प्रिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट द वैल्यू और द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म इट बाय 1 यूनिट, या फिर फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग पर यूनिट डिफॉर्मेशन. फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग और टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग पर यूनिट डिफॉर्मेशन. फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग. तो अब हमें क्या करना है, आई विल स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर. इस स्प्रिंग को हम 1 मीटर से डिफॉर्म करते हैं. स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, इसको हम 1 मीटर से डिफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कितना फोर्स लगता है हमें. तो अब हमें इस स्प्रिंग का ऑलरेडी नॉलेज है, क्लियर है. सो जस्ट सोचो कि इफ यू आर स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर, इफ यू आर स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ओरिजिनल वाली स्प्रिंग में एनालॉजी लेने की कोशिश करो तो क्या होगा, अगर मैंने इसको 1 मीटर से स्ट्रेच किया, इट मींस मैंने इतने पार्ट को 1 मीटर से स्ट्रेच कर दिया. इसका मतलब पूरी स्प्रिंग को कितने से स्ट्रेच करना पड़ेगा, 2 मीटर से ना. अगर मैंने पूरी स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग को अगर मैंने 2 मीटर से स्ट्रेच किया, इसका मतलब हाफ को मैंने 1 से स्ट्रेच किया, हाफ को मैंने 1 से स्ट्रेच किया. क्लियर है ये चीज. इट मींस मैंने क्या किया है, आई हैव stretch the original spring by 2 meter. If I will stretch the original spring by 2 meter, it means this half will get stretched by 1 meter and this half will get stretched by 1 meter. Clear है ये चीज. तो अब मुझे इसको 2 मीटर से स्ट्रेच करने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर when I am stretching this by 2 meter कितना फोर्स इसमें डेवलप हो रहा है. तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो क्या है, K
इंटू 2। क्लियर है ये चीज? तो क्या ये दोनों सिचुएशन सेम नहीं है कि आइदर यू स्ट्रेच द ओरिजिनल स्प्रिंग बाय 2 मीटर और यू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर? क्या दोनों एक ही बात नहीं है? दीज टू आर सेम थिंग कि आप एक ओरिजिनल स्प्रिंग, जो आपकी ओरिजिनल स्प्रिंग है ऑफ लेंथ L एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K, उसको आपने 2 मीटर से स्ट्रेच किया, तो क्या होगा? जो आधा है वो 1 मीटर से स्ट्रेच होगा और नेक्स्ट हाफ विल बी स्ट्रेच्ड बाय 1 मीटर। ये 1 मीटर से स्ट्रेच होगा, ये 1 मीटर से स्ट्रेच होगा एंड दिस होल विल बी स्ट्रेच्ड बाय 2 मीटर। सो आइदर यू स्ट्रेच दिस बाय 1 मीटर और यू स्ट्रेच दिस बाय 2 मीटर। ये दोनों बातें तो सेम ही हुई। क्लियर है ये चीज? क्योंकि हम अगर इस स्प्रिंग को 1 मीटर से स्ट्रेच कर रहे हैं, इसका मतलब इस पूरी को हमने 2 मीटर से स्ट्रेच किया, तो हाफ इज स्ट्रेच्ड बाय 1 मीटर एंड रेस्ट हाफ इज स्ट्रेच्ड बाय 1 मीटर। नाउ हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दैट? 2K, है ना? 2K कितना फोर्स रिक्वायर्ड था? 2K फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 2 मीटर। इसका मतलब 2K force is required to stretch this spring by 1 meter, because when you have stretched this spring by 2 meter, you have stretched this spring by 1 meter. दोनों सेम ही बात हुई ना? इसको 2 मीटर से स्ट्रेच किया तो ये 1 से स्ट्रेच होगा, ये 1 से स्ट्रेच होगा। सो टू स्ट्रेच दिस पार्ट बाय 1 मीटर यू हैव टू स्ट्रेच दिस बाय 2 मीटर एंड कितना फोर्स डेवलप हो रहा है? फोर्स डेवलप हो रहा है 2K। इट मींस टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग ऑफ L by 2 लेंथ by 1 meter you need how much force? throughout the spring तो सेम ही फोर्स डेवलप होगा ना, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? 2K। इसमें इट मींस इसको जब आप 1 मीटर से स्ट्रेच कर रहे हो तो आपको कितना फोर्स लग रहा है? 2K लगाना पड़ रहा है। समझ में आई बात? तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा? ये क्या है? दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और डिफॉर्म द स्प्रिंग of length L by 2 meter, which is same as force required to deform the spring of length L by 2 by 1 meter. पूरी लेंथ को 2 मीटर से अगर आपने स्ट्रेच किया, then half will be stretched by 1 meter and this half will be stretched by 1 meter. Clear है ये चीज? तो force required to deform this complete spring by 2 meter is 2K, है ना? और यही सिचुएशन इसी की तरह है कि आपने जो आधी स्प्रिंग है उसको 1 मीटर से स्ट्रेच किया, तो आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड है? 2K. इट मींस टू डिफॉर्म दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग बाय 1 मीटर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? 2K. समझ में आई बात? टू डिफॉर्म दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? 2K, है ना? इसका मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? हमने इसको कितने से डिफॉर्म किया? हमने इसको डिफॉर्म किया 1 मीटर से, 1 यूनिट से, और फोर्स कितना लगाना पड़ा? 2K. इसका मतलब पर यूनिट डिफॉर्मेशन को कितना फोर्स लग रहा है? 2K. तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा? इट विल बी 2K. Spring constant will be 2K. It means when you have made the length half, तो spring constant क्या हो गया? डबल। आपने क्या किया? लेंथ को जब हाफ किया तो spring constant क्या हो गया? डबल, है ना? हमने लेंथ को हाफ किया, spring constant हो गया डबल। न्यू spring constant, spring constant for new spring which is half of the initial length, कितना आ रहा है? डबल of the spring constant of the initial spring. क्लियर है ये चीज? अब इसी में अगर हम इसको 3 इक्वल हाफ्स में कर दें, अगर मैंने 3 इक्वल हाफ्स लिए तो क्या होगा? देखते हैं। ये मैंने लिए 3 इक्वल हाफ्स। क्लियर है? दिस लेंथ इज L by 3, दिस लेंथ इज L by 3, दिस लेंथ इज L by 3. नाउ अगेन ऑल दिस 3 आर, इसको क्या लिख लें? K1 लिख लेते हैं। सब तीनों क्या है? आइडेंटिकल है ना, तो तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आपने इसको अगर आप 1 मीटर से डिफॉर्म करोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग। तो अगर आप इसको 1 यूनिट से डिफॉर्म कर रहे हो, है ना, तो इसको भी 1 यूनिट से, इसको भी 1 यूनिट से, इसको भी 1 यूनिट से कर दिया। क्लियर? तो इस पूरे को मैंने कितने से डिफॉर्म कर दिया? 3 यूनिट से, है ना? 3 मीटर से। इसको 1 यूनिट, इसको 1 मीटर से डिफॉर्म किया, इसको 1 मीटर से डिफॉर्म किया, इसको 1 मीटर से डिफॉर्म किया। तो इट इज सेम एज इस पूरे को आपने 3 मीटर से डिफॉर्म कर दिया। क्लियर है ये चीज? तो 3 मीटर से जब डिफॉर्म करोगे, हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड? P is equal to 3 into K, Kx। कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा?
पूरे स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा, 3K डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब टू डिफॉर्म दिस बाई 1 मीटर इज सेम एज डिफॉर्म दिस बाई 3 मीटर एंड फोर्स रिक्वायर्ड कितना है, 3K। इसका मतलब इसको जब आप 1 मीटर से डिफॉर्म करोगे तो कितना आएगा, व्हेन यू आर डिफॉर्मिंग दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर तो फोर्स कितना लगेगा, 3K। एंड जो भी 1 मीटर से डिफॉर्म करने के लिए जो भी फोर्स लगता है दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3K। इट मींस जब आपने लेंथ को 1/3 किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 3K। इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L/2, इसकी लेंथ है L/3। तो व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द लेंथ आपका स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपके पास सेम मटेरियल की मतलब सेम टाइप की स्प्रिंग है, बस आप लेंथ चेंज कर रहे हैं, एरिया वगैरह एवरीथिंग अदर देन लेंथ आर सेम, मटेरियल इज सेम, एरिया इज सेम, थिकनेस इज सेम, तो फिर क्या होगा, लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर है? Spring constant will be inversely proportional to length of the spring. If you will make half of the length of the original spring, then spring constant will be twice. अगर आपने 1/3 किया, then spring constant will be thrice. Clear है ये चीज? इसके बाद इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं और कि भाई आपके पास एक स्प्रिंग है ऑफ लेंथ L. Clear? And now you have divided this length in 3 parts. You have divided this spring length in 3 parts of length L1, L2 and L3. इसकी लेंथ है L and spring constant is K. And now you have divided this spring in 3 parts of length L1, L2 and L3. Then we have to find out कि L1 जो लेंथ वाला होगा उसका corresponding K क्या होगा, इसका K क्या होगा and इसका K क्या होगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई K is inversely proportional to L. It means I can write KL. इसको इधर लेके जाओ, KL is equal to constant लिख सकते हैं। KL is equal to constant। अगर यहाँ पे proportionality हटाओगे तो क्या बनेगा, ये K is equal to some constant P divided by L। तो यहाँ पे I can write KL is equal to constant. This is a constant, proportionality constant। तो हमारे पास आया KL is equal to constant। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे क्या था, KL is equal to constant. It means the spring constant, product of spring constant and length of the spring. Product of spring constant and length of the spring is going to remain constant. If the material is same, area is same, क्योंकि यहाँ पे हम बाकी सारी चीजें सेम ले रहे हैं, we are just seeing the dependency on the length. तो when you have area same, thickness same, material same, then आपका length और spring constant कैसे change होगा, KL is equal to constant। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पहले थी length is L and spring constant is K, तो प्रोडक्ट क्या आया, KL। बाद में लेंथ एक, अब हमारे पास सेम स्प्रिंग है, we have 4 springs now। कैसे 4 स्प्रिंग, ये एक, ये दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग एंड ये 4th स्प्रिंग। तो हमारे पास अब 4 स्प्रिंग्स हैं ऑफ LK, K1 L1, K2 L2, K3 L3। तो इसका फर्स्ट वाले स्प्रिंग का क्या आएगा, KL प्रोडक्ट KL आएगा, सेकेंड वाले का क्या आएगा, K1 L1, है ना, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो KL इज इक्वल टू कांस्टेंट, K1 L1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट। K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3। बस सीधा यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई। K1 इज इक्वल टू KL by L1, K2 इज इक्वल टू KL by L2, K3 इज इक्वल टू KL by L3। क्लियर है? K3 इज इक्वल टू KL by L3। वैसे ही हमने जो लास्ट प्रॉब्लम किया था उसको अगर हम इससे करें तो क्या लिखेंगे, पहले क्या था K and L, बाद में हो गया K dash and L by 2 एंड थर्ड केस में क्या हो गया, K double dash and L by 3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखोगे क्या आएगा, KL इज इक्वल टू K dash L by 2 इज इक्वल टू K double dash L by 3। तो इन दोनों को इक्वेट किया, है ना, मैंने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 इज इक्वल टू KL by L1, यहाँ से K2 इज इक्वल टू KL by L2 और यहाँ से K3 इज इक्वल टू KL by L3। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।
यहाँ पे ये तीनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को पहले क्या करो, कंपेयर करो। तो यहाँ से क्या आएगा, k डैश इज इक्वल टू KL बाई L/2, क्या आ गया 2K। और जब इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या आएगा, KL इज इक्वल टू K डबल डैश L/3। तो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो K डबल डैश क्या आ गया 3K। क्लियर है ये चीज, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वैल्यूज ऑफ, अगर आप स्प्रिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हो देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द न्यू स्प्रिंग्स। क्लियर है ये चीज। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इट इज कटिंग ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंग और स्ट्रिंग को कट करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले विल अंडरस्टैंड कि जब कट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे व्हेन अ ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड केप्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पे हम लोग। तो क्या होगा, वो उसको फोर्स अप्लाई किया तो इधर मूव करेगा एंड दैट स्प्रिंग विल गेट स्ट्रेच्ड। ठीक है, नाउ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दिस ब्लॉक हैज F net इक्वल्स टू 0। इस ब्लॉक का F net क्या होगा 0। इट मींस जितना इस साइड फोर्स लग रहा है सेम फोर्स इस साइड लगेगा। मैंने क्या किया, F फोर्स लगा के आई हैव पुल्ड दैट ब्लॉक, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा एंड बिकॉज ऑफ व्हिच दैट स्प्रिंग विल पुल द ब्लॉक इन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, दैट स्प्रिंग विल पुल द ब्लॉक टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब क्या होगा, उस साइड F फोर्स है, इस साइड टेंशन है, तो अब ब्लॉक किसी न किसी सिचुएशन पे व्हेन दिस फोर्स विल इक्वेट द टेंशन इन द स्प्रिंग, दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, F इज इक्वल टू टेंशन विच इज इक्वल टू kx, F इज इक्वल टू kx। तो हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया एंड कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके वी आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट, बट एक पॉइंट आएगा व्हेन दिस F विल बी इक्वल टू द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एट दैट मोमेंट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने इधर F फोर्स लगाया, इधर स्प्रिंग ने टेंशन लगाया इक्वल्स टू kx एंड F इज इक्वल टू kx, सो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम नाउ। क्लियर है ये चीज। तो अब यहाँ पे क्या है कि सडनली इफ आई रिमूव दिस फोर्स, if I suddenly remove this force, if F is equal to 0, if suddenly F is equal to 0, it means क्या हुआ, F को हमने suddenly यहाँ से निकाल दिया, तो क्या दिखेगा, जैसे ही आपने F को निकाला, इस साइड था kx which was equal to F, इस साइड क्या था, tension was developed which was equals to kx, है ना, and which was equal to F। तो इस साइड भी F फोर्स है, इस साइड भी F फोर्स है। नाउ सडनली आई हैव रिमूव दिस फोर्स, मैंने इस फोर्स को रिमूव कर दिया, बट ये स्ट्रिंग में तो ये कैसे स्टिफ है ना, तो उसको अपनी नेचुरल लेंथ में आने में टाइम तो लगेगा ना। क्लियर है, अगर आपने किसी स्प्रिंग में किसी मास को अटैच किया इफ सडनली यू रिमूव दैट मास, तो इफ यू सडनली रिमूव अ फोर्स, तो क्या होता है, उस स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में आने में टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने इस F को रिमूव किया तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, net force on the block will be on the block now, क्या था, पहले था इस साइड F एंड इस साइड kx which is nothing but F। तो इस साइड था F, इस साइड था F, मैंने इसको सडनली गायब कर दिया। अब क्या है, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू kx इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, है ना। जैसे मैंने इस फोर्स को निकाला तो अब एक ही फोर्स बचा, पहले इस फोर्स ने इसको कैंसिल करके रखा था, बट नाउ मैंने जैसे इसको निकाला तो ये फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, अब जीरो नहीं है क्योंकि जो उसको कैंसिल कर रहा था वो तो भाग गया ना, तो क्या बचेगा, इस साइड बच जाएगा kx। सो नाउ द द ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक वहां पे इक्विलिब्रियम में क्यों है, बिकॉज स्प्रिंग तो पुल कर रहा है बट हमने भी उधर उतना ही फोर्स लगा के रखा है, सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। सडनली मैंने उस फोर्स को रिमूव किया तो स्प्रिंग उसको खींच के अपनी तरफ लेके आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो F नेट इज इक्वल टू ma, इसको इक्वेट किया तो यहाँ से a इज इक्वल टू आया k बाई m इंटू x, k बाई m इंटू x, क्या आ रहा है एक्सेलरेशन, k by m into x, a is equal to kx by m. This acceleration is proportional to x, which is deformation. This acceleration is proportional to deformation. तो जैसे जैसे block will come towards the spring, spring अपनी तरफ खींचेगा, जैसे जैसे वो spring की तरफ जाएगा, slowly deformation will decrease. पहले deformation मान लो 2 मीटर था, फिर क्या होगा 2.9 मीटर, 1.9 मीटर, 1.8, 1.5, 1, फिर 0.5, ऐसे धीरे धीरे deformation will decrease. तो
जैसे जैसे दैट ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसको मैंने 0 किया, ये a इज इक्वल टू k बाई m इंटू एक्स से इस साइड जाएगा. दिस x इज वेरिएबल, दिस x इज वेरिएबल बिकॉज as the block is moving in this direction slowly this x is decreasing, this x is decreasing. तो एक्सेलरेशन भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होने लगेगा. इतना क्लियर है. हमने जब इस फोर्स को रिमूव किया तो स्लोली क्या होगा, ब्लॉक उस साइड जाएगा, डिफॉर्मेशन विल डिक्रीज and because of decrease in deformation the acceleration of the block will decrease. ठीक है भाई. अब हम क्या करते हैं, केस लेते हैं कि हमने we have cut the spring. ये केस 1 था, अगर हमने सडनली एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दिया. सेकेंड केस, स्प्रिंग इज कट. ठीक है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, कट कर दिया. ठीक है, स्प्रिंग को अगर कट किया तो क्या हुआ, ब्लॉक पे इस साइड था F फोर्स, इस साइड था F फोर्स which was equal to kx. now this is 0. तो इस ब्लॉक पे फोर्स क्या बचा, ओनली फोर्स इन दिस डायरेक्शन which is a constant force, which is a constant force. तो क्या होगा, what will be the acceleration of block, F is equal to ma लगाया, acceleration of the block will be F by m. कोई दिक्कत, acceleration of the block will be F by m because this force is constant. ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स लगाया था हमने, सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी कांस्टेंट. जैसे ही मैंने इसको कट किया, जैसे ही मैंने इसको कट किया, दैट ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू f by m. वो चलता ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज स्मूथ. स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो रुक नहीं पाएगा. उस पे F फोर्स लग रहा है तो कंटिन्यूअसली उधर वो चलता रहेगा. जब तक F फोर्स लगता रहेगा दैट ब्लॉक विल कंटिन्यूअसली मूव इन दैट डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन f by m. बट अगर आपने इस फोर्स को रिमूव किया तो यहाँ पे क्या है, this is applying a variable force. The force this spring is applying, it is depending on the deformation in the spring. तो जैसे जैसे deformation will change, this acceleration will change. But जब आपने spring के force को हटाया तो this force was a constant. This force was a constant. तो block will start moving with a constant acceleration जब तक उस पे F force लगता रहेगा. ठीक है, तो this block will move with acceleration F by m. तो इसी पे हमें कुछ questions करने हैं. एक दो पॉइंट्स इसमें लिख लेंगे कि पहली चीज, as soon as the spring is cut, the tension in the spring will become 0. The tension in the spring will become 0 and it will come to its natural length. It will come to its natural length. जैसे ही आपने कट किया स्प्रिंग को, it will gain its natural length. अगर कंप्रेस थी तो वो अपनी एक्सटेंड होकर नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, अगर एक्सटेंडेड थी देन अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी. क्लियर है चीज. तो जैसे ही आपने as soon as you cut the spring it will gain its natural length. क्लियर है. दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि if the nearby spring is cut, हमारे पास जैसे यहाँ 2 स्प्रिंग्स हैं, यहाँ पे 3 स्प्रिंग है. if the nearby spring is cut, अगर ये इसको कट नहीं किया है, इसको कट किया है, then I want to write कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा. If nearby spring is cut, then at that instant the tension in the spring which has been cut will be 0. जिसको कट किया उसमें टेंशन तो 0 हो जाएगा. As the nearby spring is cut, the tension in the spring which has been cut will be 0. But the tension in the other springs, या फिर लिखो tension in the other springs will not change instantly. The tension in the other springs will not change instantly. It will take some time to change. ठीक है, या फिर आप ऐसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि जो स्प्रिंग है it has some stiffness. स्प्रिंग में कुछ स्टिफनेस होती है, तो जैसे ही आपने उसको कट किया तो आपने उसको फ्री कर दिया. आपने जैसे ही उसको कट किया तो उसका एक एंड क्या हो गया, फ्री. बट द स्प्रिंग which has fixed two ends, which is tied at two ends, the spring which is tied at both the ends, उसको अपनी लेंथ को कम या ज्यादा करने में टाइम लगेगा. बट अगर किसी स्प्रिंग के एक एंड को आपने फ्री कर दिया, जैसे हमने यहाँ कट किया, ये स्प्रिंग मान लो ऐसे 2 फिक्स्ड एंड्स हैं, यहाँ पे ये टाइड है, यहाँ पे ये टाइड है. तो इसको मैंने जैसे कट किया तो क्या होगा, ये तो जैसे कट किया तो क्या हो गया, एक एंड इसका फ्री और इसका भी एक एंड फ्री, तो ये दोनों फ्री हो गए, तो दे विल गेन देयर नेचुरल लेंथ. क्लियर है, they will gain their natural length and tension will be 0 instantly. At the same instant tension will become 0. जैसे कट किया टेंशन 0. बट अगर आपके पास
इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है। देन इफ आई एम कटिंग दिस स्प्रिंग, ये एग्जांपल में लिख लेना, इफ आई एम कटिंग दिस स्प्रिंग, तो इसमें तो इंस्टेंटली टेंशन विल बी 0, बट दिस स्प्रिंग इज टाइट, दिस स्प्रिंग इज टाइट एट बोथ द एंड्स, सो इसको अपना टेंशन चेंज करने में टाइम लगता है, बिकॉज दिस हैज सम स्टिफनेस एंड दैट स्प्रिंग इज नॉट फ्री, फ्री थोड़े ना है ये, दोनों साइड इट इज टाइट, तो इसको थोड़ा सा कि साइड में क्या हुआ, कौन सा बम ब्लास्ट हुआ या कौन सी फायरिंग हुई है, उसको रियलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोस क्वेश्चन विल बी सॉल्व एट दैट इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग द स्प्रिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि व्हेन नियर बाय स्प्रिंग इज कट, द टेंशन इन द स्प्रिंग या टेंशन इन द अदर स्प्रिंग विल टेक टाइम टू चेंज इट्स टेंशन, ठीक है। द टेंशन इन द स्प्रिंग विल टेक टाइम टू चेंज, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, इट विल चेंज आफ्टर सम टाइम। तो एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग, एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग, एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग द टेंशन विल नॉट चेंज। यहाँ पे स्प्रिंग क्या है, इट हैज सम स्टिफनेस, ये बेसिकली कैसे है, लेजी है, ठीक है। तो लेजी है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है टू रियलाइज कि आसपास कुछ हुआ है। अब तीसरा पॉइंट ये कि अगर स्ट्रिंग है, इफ वी हैव अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ नियर बाय स्प्रिंग इज कट, इफ नियर बाय स्प्रिंग इज कट, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन चेंज abruptly, then tension in the string, another string can change abruptly। तो जैसे यहाँ पे क्या था, एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, तो मैंने अगर इसको कट किया तो इसमें टेंशन कैन चेंज एट द सेम इंस्टेंट, बिकॉज इसमें कोई स्टिफनेस नहीं है, इसमें कोई स्टिफनेस नहीं होती ना, ये इंस्टेंटली अपना टेंशन चेंज कर सकती है, बट ये इंस्टेंटली टेंशन चेंज नहीं करेगी। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, just after cutting the spring या फिर just after cutting the nearby spring, tension in this spring will not change, it will take some time to change and we are going to solve all the problems just after cutting the spring। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेंशन तुरंत चेंज नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग अगर है तो उसके नियर बाय अगर हमने कुछ कट किया तो इसमें टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, वो 0 होगा या नॉन 0 होगा, कुछ कम वैल्यू होगी, वो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, इसमें टेंशन एट द इंस्टेंट या जस्ट आफ्टर कटिंग इसमें चेंज हो सकता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है। तो इस पे अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि F फोर्स इज अप्लाइड एंड स्प्रिंग इज कट, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो ये तो हमने कर रखा है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको जैसे ही हमने कट किया तो टेंशन विल बिकम 0 इन दिस स्प्रिंग, और इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स विल बी F, तो एक्सेलरेशन विल बी F/m। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड में क्या है, सेकंड इज द सेम केस, इसमें पहले तो सारे स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन फाइंड आउट करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको देखो, दिस ब्लॉक यू हैव अटैच्ड दिस ब्लॉक टू दिस स्प्रिंग, जैसे ही अटैच करोगे दैट स्प्रिंग विल गेट एक्सटेंडेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर इस ब्लॉक पे ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, एंड दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो टेंशन इज इक्वल टू mg। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, mg। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, mg। जैसे इसको मैंने कट किया तो इसका टेंशन गायब है ना। तो अब इस ब्लॉक पे क्या है, पहले लग रहा था टेंशन एंड mg एंड दोनों इक्वल थे, अब सिर्फ क्या लग रहा है, अब सिर्फ लग रहा है mg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा mg/mg, तो ये g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। बेसिकली हमने क्या किया भाई, एक ब्लॉक था विच वाज अटैच्ड टू स्प्रिंग एंड इट वाज हैंगिंग, हमने उसको रिलीज किया तो वो जी से नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जी से नीचे जाएगा ना, क्लियर है। तो वो जैसे ही हमने कट किया स्प्रिंग को, दैट ब्लॉक विल मूव डाउन विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, जहाँ पे कांस्टेंट फोर्स F था, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या है, mg है। तो जैसे ही हमने इसको कट किया तो वो क्या लगेगा, एक्सेलरेशन F/m, तो F क्या है यहाँ mg, तो mg/m क्या आ जाएगा, g। सो दिस ब्लॉक विल मूव डाउन या फिर दिस ब्लॉक विल फ्री फॉल जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, देन एक स्प्रिंग है। तो हमें फर्स्ट केस लेना है कि आई एम कटिंग दिस पार्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको कट किया, पहले फाइंड आउट कर लो कि टेंशन क्या है। यहाँ पे इस ब्लॉक पे लग रहा है नीचे mg, एनी डाउट, नो। इस ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg एंड दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। हु विल कीप दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, दिस स्प्रिंग विल कीप दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। कैसे रखेगा,
स्प्रिंग विल गेट एक्सटेंडेड, जैसे ही आप उसको अटैच करोगे ब्लॉक से वो नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा एंड इसमें कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो इस ब्लॉक पे क्या है, नीचे mg ऊपर टेंशन, टेंशन कितना आएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू mg, यहाँ पे टेंशन लग रही होगी which will be equal to mg, तभी तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। इट मींस इन दिस स्प्रिंग व्हाट इज द टेंशन, mg। अब इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, नीचे उसका खुद का mg है ना, इसका खुद का नीचे mg एंड यहाँ से एक टेंशन लग रहा है which is equal to, this tension is equal to mg। तो ये टोटल फोर्स नीचे क्या आ गया, टोटल फोर्स नीचे आ गया 2mg। इस पे नीचे mg ऊपर mg, इस पे नीचे खुद का mg है ना, उसका खुद का वेट which is mg, अगेन वन टेंशन इज ऑल्सो एक्टिंग, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया 2mg। एंड इफ दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम तो ऊपर टेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे टेंशन होनी चाहिए, नीचे 2mg फोर्स है तो इस पे ऊपर क्या लगेगा, t डैश लिख लो इसको, तो नीचे 2mg ऊपर t डैश, तो t डैश शुड बी इक्वल टू 2mg, तभी तो ब्लॉक क्या होगा इक्विलिब्रियम में। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कट किया, तो जैसे इसको कट किया तो क्या होगा, इसको जैसे ही कट किया तो इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो है ना, इसको जैसे ही कट किया तो इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो, क्या किया मैंने, बेसिकली आई हैव रिमूव दिस फोर्स। आपने जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया दिस फोर्स इज रिमूव्ड, तो अब इसमें नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 2mg डाउनवर्ड। ऊपर 2mg था, नीचे 2mg था, मैंने ऊपर वाले 2mg को गायब कर दिया तो नीचे क्या बचेगा 2mg। सो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज हाउ मच, ये मैंने गायब कर दिया। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जैसे मैंने स्ट्रिंग को कट किया, विल दिस टेंशन इन दिस स्प्रिंग विल चेंज, विल दिस टेंशन चेंज, नहीं, क्योंकि आपने जब नियर बाय किसी और में कुछ कट किया होता है तो इसको एब्रप्टली या उसको सडनली उसको फील नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम टू रियलाइज कि बाहर कुछ हुआ है एंड देन स्लोली इट विल चेंज इट्स टेंशन। तो just after cutting the nearby spring or string, tension in this spring will not change। तो अभी पहले क्या था, पहले भी टेंशन mg था, अभी भी टेंशन mg रहेगा। So net force on this block will be mg plus t and this t is same, just after cutting this mg this t is same। तो यहाँ पे नेट फोर्स अभी भी क्या है, इस पे नीचे 2mg, तो इस पे नीचे फोर्स लग रहा है 2mg एंड मास ऑफ द बॉडी इज m, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g डाउनवर्ड। समझ में आया, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2g डाउनवर्ड। ठीक है भाई, इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं, तो इस पे पहले लग रहा था mg, हम लोग जस्ट आफ्टर कटिंग की बात कर रहे हैं, इस पे पहले लग रहा था mg नीचे और ये mg अभी भी लगेगा, और ऊपर लग रहा था t इज इक्वल टू mg, अभी भी उतना ही लग रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे mg ऊपर mg, दिस टेंशन हैज नॉट चेंज्ड जस्ट आफ्टर कटिंग, दिस टेंशन हैज नॉट चेंज्ड, इट मींस ऊपर भी mg नीचे भी mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ, अगर हम इसको a और इसको b बोलें, acceleration of A will be 2g downward and acceleration of B will be equal to 0। Just after cutting, हाँ थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम will come down, पूरा का पूरा सिस्टम will come down, क्योंकि अब तो ये क्या है, ये रिलीज हो गया ना, इसके पास कोई यहाँ पे लटके रहने के लिए कुछ है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, so this whole system will come down। but just after cutting की बात अगर करोगे आप तो क्या होगा, ये 2g से आएगा नीचे और ये इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, फिर थोड़ी देर बाद उनका दोनों का मोशन कुछ होने लगेगा, बट जस्ट आफ्टर कटिंग दिस इज कमिंग डाउन विथ 2g एंड दिस हैज 0 एक्सेलरेशन। शायद आपने फील भी किया होगा, अगर 2 स्प्रिंग वाले टॉयज से आपने खेला होगा तो जैसे ही ऊपर से अगर कट करो तो नीचे वाला जस्ट फॉर अ मोमेंट, फॉर अ सेकेंड और मिली सेकेंड क्या होता है, वो रेस्ट में होता है, फिर उसके बाद वो नीचे जाता है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने सेकेंड स्प्रिंग को, जो नीचे वाली स्प्रिंग है उसको हमने कट किया, तो अब क्या होगा, तो नीचे वाली स्प्रिंग को अगर हम कट करेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन चेंज जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग या नियर बाय स्प्रिंग। अब मैंने इसको कट किया है तो क्या होगा, पहले इसमें था 2mg टेंशन, इसमें था mg टेंशन, A ब्लॉक B ब्लॉक, तो A ब्लॉक पे क्या हो रहा था, A ब्लॉक पे नीचे लग रहा था 2mg है ना, इट्स वेट प्लस द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, एंड ऊपर लग रहा था 2mg। ब्लॉक बी पे क्या हो रहा था, ब्लॉक बी पे नीचे लग रहा था mg एंड ऊपर लग रहा था mg इज इक्वल टू t। नाउ आई हैव कट दिस स्प्रिंग, तो ये t क्या हो जाएगा, mg प्लस t, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, इसका खुद का वेट एंड टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, ये लग रहा है ब्लॉक ए पे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लॉक बी के लिए
मैंने क्या किया, आई हैव रिमूव दिस टेंशन। जैसे मैंने इसको कट किया, दिस टेंशन इज गायब। अगर ये टेंशन गायब है तो इस पे नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स इज mg और मास है m, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g डाउनवर्ड। एनी डाउट? नो। अब इस पे देखो कि ये हो गया 0, दिस टेंशन हैज बिकम 0, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना बचा, सिर्फ mg। क्लियर है? जैसे मैंने इसको कट किया तो दिस टेंशन इज गायब। अगर टेंशन गायब तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ओनली mg। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, सडनली इसमें टेंशन विल चेंज। और यहाँ पे क्या है, आप ये केस लोगे कि टेंशन जो है यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग विल नॉट गेट स्लैक्ड। स्लैक, ये स्ट्रिंग तुरंत नहीं होगी, ये स्ट्रिंग तुरंत स्लैक नहीं होगी। जैसे आपने इसको कट किया, जस्ट आफ्टर कटिंग दैट स्ट्रिंग विल नॉट गेट स्लैक। क्यों? क्योंकि अगर इसको स्लैक होना है, ठीक है, स्लैक होना मतलब टेंशन इज इक्वल टू 0। इनिशियली टेंशन कितना था, टेंशन इसमें था 2mg, तो 2mg से 0 जाना है अगर उसको, इफ दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू गेट स्लैक, तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन 2mg से 0 होना है। टेंशन क्या होना है, 2mg से 0, तो बीच में mg भी तो आएगा ना। 2mg से 0 होने में बीच में टेंशन mg भी तो आएगा ना। 2mg से mg, फिर mg से 0, तो जैसे ही mg हुआ, जैसे ही टेंशन mg हुआ, क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मास m है। जैसे ही टेंशन mg हुआ, दिस ब्लॉक विल कम इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे टेंशन mg हुआ, नीचे mg फोर्स लग रहा है, दिस ब्लॉक विल कम इन इक्विलिब्रियम, और फिर वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होती ना, जस्ट उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन, एकदम नेग्लिजिबल एक्सटेंशन आता है विच कॉजेस द टेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड दिस ब्लॉक विल कम अगेन इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज तो स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग में क्या होता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग, अगर आपने नियर बाय स्प्रिंग को कट किया है, तो नियर बाय स्प्रिंग को अगर आपने कट किया है, देन देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन दी दैट पर्टिकुलर स्प्रिंग। लेकिन अगर आपने नियर बाय स्प्रिंग को कट किया है तो फिर स्ट्रिंग पे इफेक्ट होगा। नाउ यहाँ पे जो इफेक्ट है वो क्या होगा, जैसे मैंने इसको कट किया, आप सोच के देखो कि एक स्ट्रिंग है, उस पे एक मास कनेक्टेड है, उस पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, अगेन एक मास कनेक्टेड है। इसको जैसे ही मैंने कट किया तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो क्या होगा, वो बढ़िया अपना स्ट्रिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तुरंत। सोच के देखो, क्या वो ऊपर जंप करके जाएगा? नो, ऊपर जंप करके वो नहीं जाएगा। ऊपर जंप करके कैसे जाएगा? स्ट्रिंग वाले केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट वो क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम हाउ मच, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम mg, है ना। यहाँ पे अगर ये रेस्ट में आ गया तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम mg, और ये जो ब्लॉक है इट विल मूव डाउन विथ g एक्सेलरेशन। इसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल मैं इंट्रोड्यूस करूंगी जो हमने वहां पे नहीं लिखा है, जस्ट टू एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड बेटर। मैंने क्या किया है, ये एक स्प्रिंग, ये एग्जांपल अगर पहले ले लिया होता तो शायद आपको और अच्छे समझ में आता, तो पहले इसको करो, आप बेटर समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन दिस स्प्रिंग टेंशन इज 2mg, mg, एंड इन दिस स्प्रिंग टेंशन इज 2mg। ये तो सब कर पा रहे हैं आप, नीचे mg लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर टेंशन लगेगा, कितना लगेगा, इक्वल्स टू दिस फोर्स, तो T इज इक्वल टू mg। इस पे क्या है, नीचे mg लग रहा है एंड नीचे टेंशन लग रहा है विच इज इक्वल टू mg, तो ये आ गया 2mg। तो ऊपर वाला टेंशन कितना आएगा, T डैश इज इक्वल टू 2mg। ये क्लियर है सबको? अब पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको कट किया, ठीक, तो पहले इसका A का डायग्राम बनाओ, इधर था 2mg और इधर था T डैश विच वाज इक्वल टू 2mg, एंड B पे क्या था, नीचे mg, ऊपर mg। नाउ आई हैव कट दिस स्प्रिंग, तो ये तुरंत बन गया 0। क्लियर है? जैसे 0 बना, इस पे नेट फोर्स आ गया डाउनवर्ड विच इज इक्वल टू 2mg, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स विच इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाय मास, F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2g डाउनवर्ड। क्लियर है? पिछले केस में भी ऐसे ही आया था, क्योंकि अभी स्ट्रिंग रहे या स्प्रिंग रहे, हम दोनों को कट ही कर रहे हैं ना, तो सेम ही सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको कट किया, टेंशन इन दिस विल नॉट चेंज,
टेंशन ऑफ दिस स्प्रिंग विल बिकम 0 इंस्टेंटली, बट टेंशन इन दिस स्प्रिंग विल नॉट चेंज जस्ट आफ्टर कटिंग, वो उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले भी mg, नीचे बाद में भी mg, तो क्या होगा a इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट केस तो हमारा सेम ही है, पिछला इन द लास्ट प्रॉब्लम जो फर्स्ट केस था और इस प्रॉब्लम पे जो फर्स्ट केस है बोथ आर सेम। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, आई एम कटिंग द स्प्रिंग इन डाउनवर्ड स्प्रिंग। अब यहाँ पे दोनों की फिर से डायग्राम बनाओ। तो पहले अगेन इसमें t इज इक्वल टू क्या है 2mg है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, a को देखो, नीचे लग रहा है 2mg, ऊपर लग रहा है t डैश, और b पे नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है t, विच इज इक्वल टू mg एंड दिस इज इक्वल टू 2mg। व्हाट आई डिड, आई हैव रिमूव दिस फोर्स, मैंने इसको गायब किया, आई हैव रिमूव दिस फोर्स। तो क्या होगा, इसमें से ये फोर्स गायब हो गया, तो क्या लगेगा a इज इक्वल टू f बाई m, f इज mg बाई m, क्या आएगा g डाउनवर्ड, दिस विल कम डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन g। क्लियर है ये चीज। हमने इसको जब कट किया तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, जो कि पिछले केस में भी आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले नीचे लग रहा था 2mg, पहले नीचे क्या था mg प्लस t था ना, इसका खुद का mg एंड स्प्रिंग का t, और ऊपर क्या लग रहा था, ऊपर लग रहा था 2mg। तो when I have cut this spring, will the tension in this spring change? No, it will not change. तो just after cutting, tension in this spring T dash will remain 2mg only. तो अब इसको ध्यान से देखो, तो ये टेंशन तो बन गई 0, बट क्या हुआ, ऊपर तो 2mg का 2mg है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स ऊपर है 2mg I'm sorry, एंड नीचे है mg, तो नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया ऊपर mg। तो एक्सेलरेशन विल बी f डिवाइडेड बाई m, f कितना है mg अपवर्ड डिवाइडेड बाई m, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा g अपवर्ड। क्लियर है। तो when we have spring this tension is not changing, because this tension is not changing, तो क्या होगा वहां पे, it is having some acceleration upward, जो b था वो नीचे गया g से और जो a था वो ऊपर आया a से। This case is possible when you have spring, जब आपके पास स्प्रिंग है देन दिस केस इज पॉसिबल। आपने ये फील भी किया होगा कि स्प्रिंग ऐसे लटका हुआ है लेकिन ब्लॉक ऐसे जंप करके चला गया, जब हमने नीचे वाले को कट किया तो ब्लॉक ऐसे जंप करके चला गया एंड नीचे वाला तो जी से जा रही है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग हैज द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोर्स। ठीक है, स्ट्रिंग हैज एबिलिटी टू एडजस्ट द फोर्स। जैसे ही हमने स्प्रिंग को कट किया दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग विल गेट एडजस्टेड। क्लियर, और वहां पे क्या आ जाएगा, टेंशन की एक नई वैल्यू आ जाएगी। आप सोच के देखो, अगर आपके पास धागा है या रस्सी है, वो जंप करके थोड़ी ना जाएगा, वो जंप करके ऊपर नहीं जाएगा, जंप करके ऊपर गया तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। स्लैक होने के लिए उसको टेंशन को 0 होना है, स्लैक होने के लिए टेंशन को 0 होना है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है, इफ दैट ब्लॉक इज गोइंग अपवर्ड तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक होगा। स्ट्रिंग स्लैक होने के लिए टेंशन शुड बी 0, बट टेंशन 2mg से 0 होने के बीच में mg तो आता ही है ना, तो mg आया तो क्या होगा, ब्लॉक वहीं पे रुक जाएगा और जो ब्लॉक है वो ऊपर नहीं जाएगा। तो टेंशन इन द स्प्रिंग, यहाँ पे जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग वाले केस में बस क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, ये जो एक्सेलरेशन है ये नहीं आया, जस्ट दिस ब्लॉक हैज कम टू रेस्ट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज बिकम t इज इक्वल टू mg। क्लियर है ये चीज। तो इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें अगेन हमारे पास 3 स्प्रिंग्स हैं, 1 बाय 1 कट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, नीचे वाली स्प्रिंग को जब कट किया मैंने, इसका है 4m, 2m एंड m। जल्दी से फाइंड आउट करो व्हाट विल बी द टेंशन। इधर नीचे आएगा 4mg है ना, 4mg, इसको अगर रेस्ट में रहना है तो यहाँ पे टेंशन होनी चाहिए t इज इक्वल टू 4mg, t1 लिख लो। तो यहाँ पे अगर टेंशन 4mg डेवलप हो गई है तो यहाँ पे लगेगा 4mg प्लस इसका खुद का वेट 2mg। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगेगी टेंशन T2 विच विल बैलेंस दिस फोर्स। इस ब्लॉक पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है 6mg और ऊपर क्या लगेगा T2, देन T2 विल बी इक्वल टू 6mg। अब इस ब्लॉक पे नीचे लग रहा है 6mg एंड इसका खुद का mg, इसका खुद का mg, तो ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए, T3 इज इक्वल टू 6mg प्लस mg 7mg। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिमूव्ड दिस फोर्स, मैंने इस फोर्स को रिमूव किया, मैंने स्प्रिंग को कट किया है।
इट मींस 4 mg वाले पे नीचे था 4 mg, ऊपर था टेंशन, उस टेंशन को मैंने गायब कर दिया, तो क्या होगा भाई, इसको हमने रिलीज कर दिया, जी से नीचे जाएगा। तो एक्सेलरेशन व्हेन स्प्रिंग 3 इज कट, A, B and C, acceleration of C will be G downward, acceleration of C will be G downward. अब will this tension change? No, this tension will not change, this tension will also not change. अगर ये दोनों टेंशन चेंज नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस 2m वाले को देखो, यहाँ पे टेंशन चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे तो चेंज हो गया है ना। तो अगर हम ब्लॉक बी को देखें तो ब्लॉक बी क्या दिखेगा, ब्लॉक बी पे नीचे लग रहा है 4 mg प्लस 2 mg, तो 4 mg यहाँ से गायब हो गया, तो नीचे क्या बचा 2 mg, और ऊपर क्या लग रहा है 6 mg, तो नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स आया 4 mg अपवर्ड, 4 mg अपवर्ड। एंड मास क्या है इसका, मास है 2m, तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 2g अपवर्ड। तो A का एक्सेलरेशन C का एक्सेलरेशन विल बी g डाउनवर्ड, B का एक्सेलरेशन विल बी 2g अपवर्ड। अब A का एक्सेलरेशन देखते हैं, A के कॉन्फ़िगरेशन में या A के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसमें कोई चेंज है, नो, इसमें टेंशन चेंज नहीं हुआ, इसमें टेंशन चेंज नहीं हुआ, इसका वेट चेंज कभी नहीं होता है। इट मींस बिफोर कटिंग द स्प्रिंग एंड आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, टेंशन और द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर सेम, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। पहले जो नेट फोर्स था वो जीरो था, अभी जो नेट फोर्स है वो भी जीरो है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ A विल बी जीरो। Acceleration of B is 2g upward and acceleration of A is 0 and acceleration of C is g downward। क्लियर है। इसके बाद इसको देखते हैं, जब हमने स्प्रिंग 2, इस स्प्रिंग को जब हमने कट किया, तो उस स्प्रिंग को जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, फोर mg, यहाँ पे 4 mg, यहाँ पे 4 mg प्लस 2 mg 6 mg, तो यहाँ पे टेंशन आया 6 mg, फिर यहाँ पे टेंशन आया 6 mg प्लस उसका खुद का मास mg, तो इसमें टेंशन आया 7 mg। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, आई एम रिमूविंग दिस फोर्स। क्लियर। अब क्या होगा, पहले ये देखो, विल दिस इफेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, C को इफेक्ट वो नहीं करेगा बिकॉज इसमें टेंशन चेंज होने वाली नहीं है। व्हेन यू आर कटिंग दिस स्प्रिंग दिस टेंशन विल नॉट चेंज, सिर्फ क्या होगा, ये टेंशन जीरो हो जाएगा। तो इस पे पहले भी ऊपर 4 mg था, अभी भी 4 mg है, नीचे 4 mg था, अभी भी 4 mg है, नेट फोर्स ऑन दिस इज जीरो। तो व्हेन सेकेंड स्ट्रिंग इज कट, व्हेन ये 1 था ना, इसको हमने 1 लिखा था, व्हेन स्ट्रिंग 1 इज कट, तो ये सिचुएशन व्हेन स्ट्रिंग 2 इज कट, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ C विल बी जीरो। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ B। तो इस पे क्या लग रहा है, नीचे 6 mg लग रहा है, वो तो वैसे ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऊपर क्या लग रहा था, ऊपर लग रहा था 6 mg which has been removed, तो ऊपर का 6 mg हमने निकाल दिया, उसको स्प्रिंग को कट किया, दैट टेंशन इज गायब। इसका मतलब अगर आप B को देखो तो B पे क्या लग रहा है, नीचे 6 mg था, ऊपर 6 mg था, और मैंने इसको हटा दिया, तो नेट क्या आ जाएगा, नीचे 6 mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ B क्या आएगा, नेट फोर्स इज 6 mg डाउनवर्ड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास, मास इज 2m, तो कितना आ जाएगा 3g डाउनवर्ड। क्लियर है ना। पहले इस पे नेट फोर्स था नीचे 6 mg, अभी भी है 6 mg, क्योंकि दिस 4 mg फोर्स विच इज देयर इन द स्प्रिंग विल नॉट चेंज, और उसका mg भी, उसका जो खुद का वेट है दैट विल आल्सो नॉट चेंज। तो नीचे नेट फोर्स 6 mg था, ऊपर 6 mg था, ऊपर का 6 mg हमने हटाया, तो नीचे बच जाएगा 6 mg। एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी 3g डाउनवर्ड। अब A को देखो, तो A पे क्या होगा, A पे लग रहा था नीचे 6 mg और उसका खुद का mg, एंड ऊपर लग रहा था 7 mg, तो मैंने क्या किया, इस 6 mg, इस टेंशन को मैंने गायब किया, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स विल बी 7 mg माइनस mg, है ना, ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेट फोर्स आ जाएगा 6 mg अपवर्ड। व्हाट इज द मास, मास इज m, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 6g इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप क्लियर है आपको ये। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीनों के एक्सेलरेशन आ गए व्हेन हमने स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2 को कट किया है। स्प्रिंग 3 को कट करने वाला आपका ये होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है,
सो नाउ इन्हीं प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम और एक चीज यूज करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है F1, F2, F3, इधर लग रहा है F4 और इधर लग रहा है F5, ठीक है। देन एंड दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे वेक्टर्स हैं, दे हैव सम डायरेक्शन सम मैग्नीट्यूड। देन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 विल बी 0, तभी दिस ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब मैंने क्या किया, मैंने सडनली इसमें से आई हैव रिमूव दिस फोर्स, मैंने F4 को रिमूव कर दिया। अब बताओ, अब इस ऑब्जेक्ट पे विल दिस ऑब्जेक्ट बी इन इक्विलिब्रियम? नो। व्हेन आई विल रिमूव F4, आफ्टर रिमूविंग F4 क्या होगा, ये सारे कांस्टेंट हैं, F1, F2, F3, F5 आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग, ये कांस्टेंट है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, आई हैव रिमूव्ड F4। अगर मैंने F4 रिमूव कर दिया देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक? F net will be equal to F1 plus F2 plus F3 plus F5. Can I say this? Can I say कि F net on the object will be F1 plus F2 plus F3 plus F5? जैसे मैंने इसको रिमूव किया तो what all forces are there on this object? F1, F2, F5, F3, ठीक है। तो net force will be sum of all these forces. Can I represent these forces in terms of F4? Yes. अगर आपके ये सारे के सारे फोर्सेस चेंज नहीं हो रहे हैं, if F1, F2, F3, F4 पहले जितना था अभी भी उतना ही है, then from this equation I can write F4 को इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, F1 plus F2 plus F3 plus F5 is equal to minus of F4। क्या ऐसा लिख सकते हैं, F1 plus F2 plus F3 plus F5 is equal to minus of F4। इतना हमें ध्यान रखना है, कंडीशन ये है कि F1, F3, F2, F5 चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये खुद ही चेंज हो गए देन वी कैन नॉट यूज दिस F4 हियर। अगर इनकी वैल्यूज चेंज हो गई, ये वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, दीज आर सेम इवन बिफोर एंड आफ्टर रिमूविंग द F4, दीज वैल्यूज आर, दीज फोर्सेस आर सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ F net ऑन द ऑब्जेक्ट इज माइनस F4। नाउ F net आफ्टर रिमूविंग, व्हेन यू हैव रिमूव्ड F4 तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपके पास क्या है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे F3, F5, F4, F1, F2, F3, F5 हैं, पहले F4 भी था। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, इन सारे का रिजल्टेंट कुछ आया होगा इक्वल टू F4, ठीक है। और फिर हमने इधर लगा दिया F4, तो इधर भी F4 इधर भी F4, तो कैंसिल हो गया, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ गया। मैंने जैसे इसको रिमूव किया तो क्या बचा, सिर्फ ये F4 बच गया। तो व्हेन अ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज 0। इस पॉइंट को लिख लेंगे, व्हेन अ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। इफ यू रिमूव अ फोर्स then that object will feel a net force equals to a net force equal in magnitude to the removed force but in opposite direction। क्या फील करेगा वो कि इस पे नेट फोर्स as soon as you remove the F4 this object will feel कि इस पे एक नेट फोर्स आया है which is equal in magnitude to the removed force but in opposite direction। सीधी सी बात है ना, पहले हमारे पास F1, F3, F2 और F5 थे, उनका रिजल्टेंट आया F4, तभी तो हमने यहाँ F4 लगाया और ये F4 कैंसिल हो गए। क्लियर? अब जैसे मैंने इसको रिमूव किया तो क्या बचा, इस पे कितना बचा, F4 फोर्स बचा। इसी का यूज हम अभी यहाँ पे करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, लिटिल बिट इजियर, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, पिछला केस जो किया था उसमें 3 स्प्रिंग्स थे, 3 स्प्रिंग थे, एक में कितना था, नीचे वाले में टेंशन था 4 mg, फिर 6 mg एंड 7 mg। कितना फोर्स था, 4 mg, 6 mg एंड 7 mg। पूरा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, बस थोड़ा थोड़ा। ये 4m, 2m एंड m, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या आए थे, इसमें टेंशन था 4 mg, इसमें टेंशन था 6 mg एंड इसमें टेंशन था mg। तो मान लो इसकी बात करते हैं अभी, ब्लॉक ए की।
तो ब्लॉक ए पे क्या है, नीचे है उसका खुद का mg एंड इसका टेंशन 6 mg। इस पे नीचे नेट फोर्स कितना है 7 mg है, तो ऊपर भी कितना लग गया 7 mg लग गया। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को मान लो कट किया। इफ आई एम कटिंग दिस स्प्रिंग तो क्या होगा, दिस 6 mg विल बी रिमूव्ड। क्लियर। तो एज आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ फोर्सेस, उस हिसाब से क्या आना चाहिए, I have removed a force equal to 6 mg which was in downward direction. Then after removing that force, a force equals to 6 mg should appear in upward direction. ठीक है। इस पे क्या लिखना चाहिए कि F net मैंने क्या रिमूव किया, I have removed 6 mg which was in downward direction. इस पे क्या लग रहा है, तीन फोर्सेस 7 mg, mg and 6 mg, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने क्या किया, I have removed this force. Then I should be able to see a net force equals to 6 mg in upward direction. क्लियर है, जो हमने पिछला कंसेप्ट यूज किया उससे क्या दिखना चाहिए कि जितना फोर्स हमने रिमूव किया है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वी शुड बी एबल टू फील ऑन दैट ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स क्या दिखना चाहिए, इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड टू द रिमूव फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखते हैं एफ नेट इस पे आना चाहिए 6 mg अपवर्ड डायरेक्शन में, तो देखते हैं क्या आ रहा है क्या। तो भाई हाँ, ऊपर लग रहा है 7 mg, नीचे लग रहा है mg, तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पे, ऊपर 7 mg नीचे mg, कितना आएगा ऊपर 6 mg। समझ में आई बात। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हम रिमूव करते हैं, वॉट एवर फोर्सेस वी आर रिमूविंग, दैट सेम फोर्स विल अपीयर ऑन दैट ऑब्जेक्ट एज अ नेट फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। इसी चीज को यहाँ पे भी देख लो, इस 2m को अगर आप देखो तो इस पे नीचे कितना लग रहा था 4 mg, इसका खुद का 2 mg और ऊपर क्या लग रहा था 6 mg। What I did, I have removed this force. तो क्या देखना चाहिए, I have removed a force which was there in upward direction and had magnitude is equal to 6 mg. Then I should see a net force acting on that object in downward direction with magnitude 6 mg. क्या ऐसा हो रहा है, देखो अपने नोटबुक में देखो। Yes, क्या हो रहा है, जैसे आपने इसको रिमूव किया यहाँ नीचे नेट फोर्स कितना आ रहा है 6 mg, और आना ही चाहिए क्योंकि ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स, ऊपर जितना मैंने रिमूव किया नीचे उतना ही अपीयर हो जाएगा एज अ नेट फोर्स, बिकॉज दिस वाज बैलेंसिंग दिस फोर्स ना। तो मैंने जैसे इसको रिमूव किया तो इसका काउंटर पार्ट यहाँ दिखेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 था पहले, मैंने जैसे इसको रिमूव किया तो इसका काउंटर पार्ट यहाँ दिखेगा। अगर आपके पास क्या है, ऐसे लिख लो, आपके पास है एफ नेट, सॉरी आपके पास है इधर एफ और इधर एफ। क्लियर। तो आपने क्या किया, एफ को रिमूव किया, आपने F को रिमूव किया तो क्या दिखेगा, F will appear as a net in opposite direction। यहाँ पे F था, यहाँ पे F था, मैंने F को रिमूव किया तो F will appear as net force in opposite direction। क्लियर है ये चीज। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम वाले ऑब्जेक्ट में से सारे फोर्सेस कांस्टेंट रहने चाहिए, आप ये चीज स्ट्रिंग वाले में नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाती है, स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होती। तो व्हेन द फोर्स बिफोर रिमूविंग एंड आफ्टर रिमूविंग अ पर्टिकुलर फोर्स, if they are same, then you can use the previous concept कि आपने जो फोर्स निकाला उतना ही फोर्स will appear as a net force on that object but in opposite direction। क्लियर है। जिस फोर्स को आपने निकाला है उसके ऑपोजिट दिखेगा और सेम मैग्नीट्यूड का दिखेगा। तो इस चीज को हम यूज कर सकते हैं बार बार कैलकुलेट करने की बजाय कि बार बार कटिंग के बाद डायग्राम बनाओ, एफबीटी बनाओ, फिर देखो कि अब नेट फोर्स कितना है और फिर सॉल्व करो, तो उतना हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपनी फिफ्थ प्रॉब्लम देखेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम में आई विल जस्ट टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। इसको कट करने वाला आपको खुद से करना है बिकॉज वो सिंपल है। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास स्प्रिंग स्ट्रिंग स्प्रिंग, इसको कट किया मैंने। पहले देख लो फोर्सेस क्या होंगे, यहाँ पे एम एम एंड एम, तो यहाँ पे क्या जाएगा mg, यहाँ 2 mg एंड यहाँ पे 3 mg। क्लियर है। इस पे नीचे लग रहा है mg तो ऊपर होना चाहिए mg, इस पे नीचे लग रहा है mg प्लस दिस टेंशन 2 mg तो ऊपर होना चाहिए 2 mg, इस पे नीचे 2 mg प्लस mg 3 mg तो ऊपर होना चाहिए 3 mg। T3 T2 एंड T1। व्हाट आई डिड, आई हैव रिमूव दिस फोर्स। जैसे इसको रिमूव किया क्या हुआ, इस पे ऊपर था T1 इज इक्वल टू mg, नीचे था T इज इक्वल टू नीचे था mg। जैसे मैंने इसको रिमूव किया, कौन सा फोर्स रिमूव हुआ T1। तो क्या दिखना चाहिए, T1 शुड बी अपीयरिंग एज अ नेट फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि M पे नीचे लग रहा है नेट फोर्स विच इज T1 और T1 क्या है mg, तो भाई दिख भी रहा है।
कितना लग रहा है, जैसे ही आपने इसको रिमूव किया इस पे क्या फोर्स लग रहा है, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, mg by m, एक्सेलरेशन विल बी g। तो ये g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब बात करते हैं हम इसकी। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी दो आपके पास ऐसे जब दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर स्ट्रिंग है, दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। क्यों वो दोनों साथ में मूव करेंगे, क्योंकि मैंने मान लिया, जैसे मैंने इसको कट किया, मैंने माना इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन है a2, ठीक है। तो क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बिकॉज द स्ट्रिंग कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। क्या वो सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, हाँ सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, स्ट्रेच होती ही नहीं है। इट मींस a1 एंड a2 विल बी इन सेम डायरेक्शन। अब उसमें कंडीशन है कि लेट्स से a1 इज ग्रेटर देन a2, a1 is greater than a2 means a1 will move faster and a2 will move slower. In that case also string has to get extended, which is not possible. इसमें क्या होगा, if then string is stretched, which is not possible. It means a1 greater than a2 नहीं हो सकता। तो फिर a2 greater than a1 लेके देखते हैं। If a2 greater than a1, a2 is greater than a1, तो क्या होगा, ये फास्ट आएगा और ये स्लो आएगा, ये फास्ट आएगा और ये स्लो चलेगा, तो क्या होगा, दिस स्ट्रिंग विल गेट स्लैक, ठीक है, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। बट स्ट्रिंग को स्लैक होने के लिए अगेन व्हाट शुड बी द कंडीशन, कि स्ट्रिंग स्लैक कब होती है, व्हेन टेंशन बिकम्स 0। तो अभी उसमें टेंशन कितना है, टेंशन इज 2mg। 2mg से उसको 0 बनने में, उसको 2mg से 0 बनने में 2mg, फिर 1mg, फिर 0.5mg, फिर 0, इस तरीके से जाएगा ना। तो आप ये देखोगे अभी कि यहाँ पे जब दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो उनमें जो नया टेंशन डेवलप होता है, दैट टेंशन लाइज बिटवीन 0 to 2mg, ठीक है। तो भाई 2mg से 0 क्यों, 2mg से 0 तुरंत क्यों होगा, वो क्या करेगा, कुछ अपनी टेंशन की वैल्यू कम कर लेगा एंड देन बोथ दी ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। क्लियर है, उसको अभी हम देखते हैं कि जब वो दोनों साथ में मूव करेंगे तो कितना टेंशन आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक होने वाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक होने के लिए टेंशन 0 होना चाहिए, बट टेंशन 0 होने के लिए उसको 2mg से 0 जाना है। बट यहाँ पे कोई एक ऐसा इंटरमीडिएट टेंशन आएगा विच विल मेक बोथ दी ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, विच विल मेक बोथ ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। इनके बीच में एक ऐसा टेंशन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से स्ट्रिंग हो जाएगी टाइट। जैसे उसने वो टेंशन अचीव किया इंस्टेंटली कर देगा, और जैसे अचीव किया तो दोनों वो स्ट्रिंग हो जाएगी टाइट एंड दोनों क्या हो जाएंगे, साथ में मूव करने लगेंगे। तो इसको करके देखते हैं। और फिर उसके बाद जब मैं ये एग्जांपल बता दूं तो इसके बाद सेम ही कंसेप्ट आपको यूज करना है, इसको भी आप खुद ही करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में या हमारे पास अगर लास्ट लेक्चर कोई मिसलेनियस का बनाऊंगी मैं, तो उसमें इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। और वैसे भी जब शीट सॉल्यूशन बनाएंगे तो आई विल गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो केस देखते हैं जब, अब क्या है, इसका तो हमने देख लिया, इसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड। अब मैंने क्या देखा कि भाई a का हम बनाते हैं और b का बनाते हैं। तो a पे क्या है, a पे ऊपर लग रहा है 3mg which is not going to change if you are going to cut this spring, force in this spring is not going to change। अब इसमें क्या है, मैंने मान लिया कि इसमें नया टेंशन आ गया T2 डैश, नया टेंशन आ गया T2 डैश, बिकॉज स्ट्रिंग में इंस्टेंटली जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन कैन चेंज, तो इसमें नया टेंशन आ गया T2 डैश। तो अब इसमें क्या होगा, ऊपर लगेगा 3mg, नीचे इसका खुद का वेट प्लस T2 डैश। ये हो गया A का डायग्राम। B का डायग्राम क्या आएगा, ऊपर लगेगा T2 डैश और नीचे लगेगा mg, है ना। ये तो गायब हो गया, ऊपर T2 डैश एंड नीचे उसका वेट mg। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे, मैंने मान लिया कि A से ये नीचे जा रहा है, ये A से नीचे जा रहा है, ठीक है। A से नीचे जा रहा है तो इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे क्या आया, नीचे अगर जा रहा है तो T2 डैश, इसका क्या इक्वेशन लिखोगे, T2 डैश प्लस mg माइनस 3mg इज इक्वल टू ma, और इसका क्या लिखोगे, mg माइनस T2 डैश इज इक्वल टू ma। क्या आया यहाँ से हमारे पास आया माइनस 3mg प्लस 2mg, कितना आया, माइनस mg इज इक्वल टू 2ma, a इज इक्वल टू माइनस g/2। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन लिया था एक्सेलरेशन का वो नहीं है, इट इज ऑपोजिट। तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी माइनस g/2। इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स विल बी g/2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमने डाउनवर्ड लिया था, माइनस क्या बता रहा है कि आपका अपवर्ड होगा एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी g/2। तो a एंड b, acceleration of A is equal to acceleration of B is equal to g/2 in upward direction, and acceleration of C will be equal to g in downward direction.
और एक तरीके से कैसे कर सकते हो भाई, हाँ नहीं पहले आप टेंशन निकाल के देख लो। टेंशन क्या आएगी, इस इक्वेशन को लगाओ तो हमारे पास टेंशन आया mg माइनस T2 डैश इज इक्वल टू ma। a कितना है g/2, a कितना है माइनस g/2, है ना। हमने क्या लिया था इस इक्वेशन में, जब हमने लिया था तो a को हमने डाउनवर्ड लिया था और उसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस g/2, तो उसको यहाँ रखो। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेके बताया, लेकिन इस इक्वेशन में तो आपने a को डाउनवर्ड ही लिया था ना, और उसकी वैल्यू माइनस g/2 आई थी। तो यहाँ से T2 डैश क्या आ जाएगा, T2 डैश विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा 3mg/2। नाउ दिस 3mg/2 इज लाइंग बिटवीन 2mg एंड 0। दिस 3mg/2 इज लाइंग बिटवीन, 3mg/2 क्या होता है 1.5 mg, तो वो किसके बीच में लाई कर रहा है 2mg एंड 0 के बीच में लाई कर रहा है। इट मीन्स 2mg से वो 1.5 mg होगा एंड दैट स्ट्रिंग विल बिकम टाइट, और फिर दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने लगेंगे। क्लियर है ये चीज, वो 2mg पे तो टाइट थी ही, बट अब उसमें टेंशन थोड़ा सा कम हो गया है। आगे अभी भी स्ट्रिंग इज टॉट, अभी भी स्ट्रिंग टाइट है, बट टेंशन इज लिटिल बिट लेस, वो स्लैक नहीं हुई है, क्योंकि स्लैक होने के लिए उसको 2mg से 0 जाना है, वो नहीं जाएगा। 1.5 mg आया, दोनों मूव करने लगे साथ में। तो अब दोनों अगर मूव कर रहे हैं साथ में, तो ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, जब ऐसे दो आपको मिलेंगे जिनके बीच में स्ट्रिंग है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर दोनों साथ में मूव करेंगे तो मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान सकती हूँ, देखना सेम रिजल्ट आएगा। इस पूरे सिस्टम को मैं एक मान सकती हूँ। हमने क्या बोला कि these two blocks are going to move together। जब मैंने इसको कट किया तो these two blocks are going to move together, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे 2m है, भाई ये 2m है ना, ये दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, तो मैंने इनको 2m बना दिया। या फिर आप क्या ऐसे ही ले लो, ये m है और ये m है, लेकिन ये हमारा एक सिस्टम है और यहाँ पे क्या था आपका स्प्रिंग, और मैंने इसको कट कर दिया। अगर मैंने इसको कट कर दिया तो अब इस पे, इस m+m सिस्टम पे देखो कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो ऊपर तो 3mg हमेशा लगता रहेगा, हमेशा मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग तो लगा रहेगा। नीचे कितना लग रहा है इस पे, m+m कितना लग रहा है 2mg, कितना लग रहा है नीचे 2mg। नाउ t यहाँ पे इंटरनल बन गया, गायब, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर 3mg क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग। नीचे 2mg क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ दीज टू बॉडीज। एनी अदर फोर्स इज देयर, नो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स था बट वी हैव रिमूव दैट फोर्स। तो अब इसका इक्वेशन अगर लिखोगे, दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऊपर आया था तो आप ऊपर ही ले लो। तो एक्सेलरेशन मान लो इसका ऊपर कुछ है, तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन विल बी 3mg - 2mg इक्वल्स टू 2m into a। कितना आया, mg इज इक्वल टू 2ma। a कितना आ गया, a इज g/2। a कितना है, g/2। यहाँ हमने पहली डायरेक्शन ऊपर लिया था इसलिए g/2 पॉजिटिव आया, तो कितना आया ये g/2। सो a and b will move upward with acceleration g/2 and c will move downward with acceleration g, and what will be the tension in that at that instant in this string, it will be equal to 3mg/2। अब यहाँ पे इसको सेपरेटली लगा लो, इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, सेपरेटली इसके लिए इक्वेशन लगा लो, तो यहाँ पे T2 आ जाएगा आपका पिक्चर में, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। क्लियर है ये चीज। तो अब इसमें इस स्ट्रिंग को कट करने वाला और इस स्ट्रिंग को कट करने वाला इज योर होमवर्क। सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। हम लोग अब 6 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो 6 प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे जो एफ नेट जो अपीयर होता है उसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आपके पास सिचुएशन है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ पे है mg। तो पहले दोनों में टेंशन फाइंड आउट कर लो, दोनों में टेंशन विल बी सेम, दोनों में टेंशन विल बी सेम। तो अब इसको कट करो या इसको कट करो, केस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी द टेंशन। तो यहाँ लग रहा है mg, यहाँ लग रहा है t और यहाँ लग रहा है t। व्हाट आर द एंगल्स, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओहो, हमें मिल गया यहाँ पे 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग एन एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम। रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा t, कहां से पास होगा, एकदम बीच से। तो ये क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी t। ये देखो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच से पास होगा एंड इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी t। तो अब इन दोनों को भूल जाओ, आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट है ये t एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा mg। तो यहाँ पे क्या लग रहा है,
हमारे पास 3 फोर्स हैं, ये mg, ये mg, t की वैल्यू mg आ गई ना, और ये mg। अब ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्री, 30 एंड ये 90, 30 एंड ये 90, यहाँ पे क्या है 120 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 120 डिग्री। क्लियर है? सो वी हैव 3 फोर्सेस एंड तीनों क्या है 120 डिग्री, दे आर मेकिंग 120 डिग्री विथ ईच अदर। समझ में आ रहा है? ये 120, ये 120, ये 120। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिमूव्ड दिस फोर्स, मैंने इस फोर्स को निकाल दिया, तो ये फोर्स हो गया गायब। अब क्या होगा, ये रहा mg और ये रहा mg, ये 30 डिग्री जो बना रहा था, या फिर ये 120 डिग्री बना रहा था। तो नाउ आई हैव रिमूव दिस फोर्स, यहाँ जो फोर्स था मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो अब क्या है, मेरे पास सिर्फ 2 फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा। अब हमें यही देखना है कि ना कि जब हमने इसको रिमूव किया, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। हम जो पिछले केसेस में कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऊपर नीचे एक्सेलरेशन था, हमने ऊपर में से किसी को कट किया तो वो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नीचे से किसी को कट किया तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर आर 3 फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, जैसे ही हम एक फोर्स रिमूव करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे एक फोर्स रिमूव हो गया, तो अब F4, F1, F2, F3, F4, F5 पांचों मिलके सम को 0 कर रहे थे, बट नाउ आई हैव रिमूव्ड 1 फोर्स, तो क्या आ जाएगा, दैट फोर्स विल अपीयर ऑन दैट ऑब्जेक्ट एज अ नेट फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज, या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, या तो आप उसको यूज कर लो, या फिर देखो कि अब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आ रहा है। तो भाई एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर, तीसरा फोर्स गायब हो गया, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। These are 2 vectors of same magnitude making an angle 120 degree. Then what will be the resultant? Resultant होगा again दोनों सेम हैं, तो कैसा होगा, रिजल्टेंट mg ही होगा। एंड what will be the angle? ये इससे बनाएगा 60 डिग्री, इससे बनाएगा 60 डिग्री, बीच से पास होना है ना, तो 120 का हाफ क्या होगा, इधर 60 डिग्री, इधर 60 डिग्री। क्लियर है चीज? अब ये था, दिस वाज 30 डिग्री, ये बीच से पास होगा, है ना। अब ये पार्ट था 30 डिग्री, ये टोटल है 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल। इट मींस द नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स मेकिंग एन एंगल, ये आपका 30 है पहले से पता है, ये टोटल 60 है क्योंकि ये 60 और ये 60, ये टोटल 60 है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, दिस विल बी 30 डिग्री। तो नाउ नेट फोर्स इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। नेट फोर्स इज मेकिंग, अब इस पे नेट फोर्स कैसा आया, इस पे नेट फोर्स ऐसा आया विच इज मेकिंग 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आया mg, और मास कितना है m, तो एक्सेलरेशन विल बी g, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा इस साइड। समझ में आ गई बात? तो जैसे हमने इसको कट किया तो दिस विल मूव इन द डायरेक्शन which is making 30 degree with negative x axis, and acceleration magnitude of acceleration will be equal to g. क्लियर है ये चीज? तो अगर इसकी जगह आप इसको कट करो तो क्या दिखेगा, ये इधर मूव करेगा at an angle 30 डिग्री and acceleration will be g. क्लियर है ये चीज? अब इसमें हम प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करते हैं, ये 7th और 8th आपका अगेन एग्जांपल है। 8th में आपको सॉल्व करना है कि अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, अगर उस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस, दिस एंड दिस। क्लियर है ये चीज? तो इसको अगेन एज अ होमवर्क करना है, ये लास्ट प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, वी हैव वन स्प्रिंग एंड अनदर इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आ गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहां पे अब क्या होगा, दैट स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू गेट स्लैक, ना ही वो स्ट्रेच होगा, क्योंकि वो इनएक्सटेंसिबल होता है, तो वो स्ट्रेच भी नहीं होगा, स्लैक भी नहीं होगा। क्या होगा, कुछ lesser value of tension उसमें आ जाएगा, and then object will start moving with some acceleration। तो वो हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, यहाँ मास m है, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री, दिस इज मेकिंग 30 डिग्री। क्लियर? अच्छा, पिछले वाले केस में और एक चीज हमने क्या देखा था कि एक mg ऐसा बचा
और एक mg ऐसा बचा और यहाँ वाला mg गायब हो गया था। तो हमने बोला कि ऐसे एक mg फोर्स आएगा एट एन एंगल 60 डिग्री विद दिस एंड 60 डिग्री विद दिस। ऐसे ही बोला था हमने, एक mg है दूसरा mg है, दे आर मेकिंग 120 डिग्री, तो बीच से पास होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। और मैंने जो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 वाला जो केस बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक फोर्स था, यहाँ पे एक फोर्स था, यहाँ पे एक फोर्स था। मैंने क्या किया, आई हैव रिमूव्ड दिस फोर्स, तो सेम फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन शुड बी अपीयर एज अ नेट फोर्स, ऐसे लिखना चाहिए। तो भाई वैसे ही तो हो रहा है ना, इतना ही फोर्स mg इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या आएगा, ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। और मुझे नेट फोर्स वैसे ही तो मिला था ना, नेट फोर्स क्या मिला था, 30 डिग्री मेकिंग विथ नेगेटिव हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। भाई आना ही चाहिए, जो फोर्स आपने रिमूव किया दैट सेम फोर्स विल अपीयर इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन दोनों का सम कुछ आ रहा था और इसी को इसने कैंसिल किया था, तो जैसे ही आपने इसको हटाया तो इतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। क्लियर है ये चीज। तो अब ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लो कि टेंशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन क्या है, mg, इधर t और इधर t, दोनों क्या होंगे, अगेन सेम होंगे क्योंकि दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री। तो ये आ गया, यहाँ पे 60 डिग्री है, दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 60। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे फोर्सेस, ये 30 है तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 30 दिस इज 30, तो क्या बनेगा, t cos 60 कैंसिल, t cos 30 ऐड हो जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू mg इक्वल टू 2t cos 30 इज √3/2, कितना आ गया हमारे पास, t इज इक्वल टू mg/√3। तो ये थोड़ी सी ऐसी 1/√3 टाइप की वैल्यू आ रही है। आप चाहो तो ये एंगल्स 60 ले लो, इसी को यही केस ले लो, जस्ट रिप्लेस दिस स्प्रिंग बाय स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर उस स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू में चेंज आना है, यहाँ पे 1/√3 है तो मैंने उसको mg ले लिया, व्हेन थीटा आर 60 डिग्री विद वर्टिकल, ये वाला केस, जस्ट दिस स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने कट किया है इसको कट करना है। ठीक है, इसको जब मैंने कट किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब भाई हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब ये ध्यान रखो कि स्ट्रिंग है देन वो स्ट्रिंग जो है वो स्लैक नहीं होगी, है ना, स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी यहाँ पे, और स्ट्रिंग एक्सटेंड भी नहीं हो सकती। इट मींस मैंने जैसे इसको रिलीज किया, जैसे इसको मैंने कट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस पार्ट इज नाउ गॉन, ये पार्ट क्या है ही नहीं यहाँ पे, दिस पार्ट इज गॉन। तो इसको इस तरीके से एज्यूम करो कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास एक पेंडुलम था जिसको हमने क्या किया, किसी हाइट पे होल्ड करके रखा, किसी हाइट पे हमने इसको होल्ड करके रखा एंड देन वी हैव जस्ट रिलीज्ड इट। ऐसा कुछ हमारे पास ऐसे पेंडुलम था, ये स्प्रिंग की हेल्प से यहाँ होल्डेड था और हमने इसको सडनली जैसे स्प्रिंग को कट किया तो हमने इसको रिलीज किया। तो ये कैसा मूवमेंट करेगा, इसका मूवमेंट होगा पेंडुलम टाइप का। ऐसे बॉल है जो रोप में बंधी हुई है एंड इट वाज हेल्ड एट दिस हाइट एंड सडनली इट इज रिलीज, तो कैसे आएगा, वो एक पेंडुलम की तरह चल के आएगा। दिमाग में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ पे मूवमेंट भी वैसे ही होगा, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है वो न स्लैक हो सकती है न स्ट्रेच हो सकती है। अगर स्लैक होगी, स्लैक होने के लिए मूवमेंट कैसा होना चाहिए, स्लैक होने के लिए इस ऑब्जेक्ट का इधर कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए तभी वो स्लैक होगी। अगर स्ट्रेच होना है तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मूवमेंट इधर होना चाहिए तभी वो स्ट्रेच होगी। बट दोनों केस पॉसिबल नहीं है, ये न स्लैक होगी न ये स्ट्रेच होगी। बस क्या होगा, इसमें टेंशन की वैल्यू कुछ और हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। टेंशन की वैल्यू कुछ और हो जाएगी तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इट मींस इसका जो इस डायरेक्शन में मोशन है वो कैसा है, इस डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं, देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि वो स्ट्रेच हो नहीं सकती और स्लैक वो होगी नहीं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट किसी टेंशन पे आके रुक जाएगा, वो टेंशन जीरो होने ही नहीं देगा, किसी t इज इक्वल टू किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे आ जाएगा एंड देन वो जो स्ट्रिंग है वो फिर से टाइट हो जाएगी एंड इसका एक प्रॉपर मूवमेंट होने लगेगा, वो स्लैक होने की कंडीशन आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ना इधर मूवमेंट है ना इधर मूवमेंट है। क्लियर है। तो हमने इस पे पहले फोर्स देख लो क्या क्या थे, इस पे नीचे था mg, है ना, इसको हमने 60 कर लिया है ना, 60 वाला लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज 60, दिस इज 60 एंड t इज इक्वल टू आया हमारे पास mg। तो
अब इसके पास क्या है, पहले ये फोर्स था, ये फोर्स था और ये फोर्स था, अब ये फोर्स यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक नया टेंशन डेवलप होगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग, एक नया टेंशन डेवलप होगा जो कि हमें नहीं पता कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम F1, F2, F3, F4, F5 वाला एग्जांपल क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे इस स्ट्रिंग का टेंशन कांस्टेंट नहीं है, वन ऑफ द फोर्सेज इज नॉट कांस्टेंट, तो फिर आप वो चीज नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर उसमें से कोई एक फोर्स भी अगर चेंज हुआ तो फिर इक्वेशन आप पुरानी वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते कि F1 + F2 + F3 + F5 = -F4, क्योंकि अगर मान लो उसमें से F3 चेंज हो गया देन वो इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम वो इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो नाउ ऑन दिस ऑब्जेक्ट एक फोर्स लग रहा है इधर mg और इधर एक फोर्स लग रहा है T। अब देयर इज नो मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन, अगर आप इस लाइन को लिखो A B C, देन देयर इज नो मूवमेंट, मोशन अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नॉट देयर, है ना, या फिर लेंथ अलोंग ABC इज नॉट देयर। इसका मतलब अगर देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग लेंथ ABC, इट मींस इस डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो क्या होने चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स होने चाहिए 0। क्या आना चाहिए, फोर्स 0। तो अब देखो इस ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है T डैश, है ना, नई वैल्यू आ गई है T डैश, और ये एंगल क्या था, जैसे ही आपने कट किया तो ये एंगल तो 60 ही रहेगा ना। तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर ये 60 तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी 60, तो दिस विल बी 30। तो क्या करो भाई, mg का एक कंपोनेंट यहाँ पे T डैश है, एंड इफ देयर इज नो मूवमेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, इट मींस इस T डैश को कोई ना कोई कैंसिल करने वाला होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, mg का कंपोनेंट आएगा, mg के कंपोनेंट को ब्रेक करो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, along the string and perpendicular to the string, along the string and perpendicular to the string. Break this mg in two direction. Along the string वो क्या करेगा, along the string it will cancel the effect of T dash, so that there is no possibility of getting stretch or getting slack. तो ये T dash इक्वल टू यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट आएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा दैट विल कॉज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। कैसे मूव करता है, अगर आप किसी पेंडुलम को छोड़ो तो क्या करता है, वो ऐसे मूव करता है। तो कैसे जा रहा है, देखो परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग, अगर मैंने यहाँ से रिलीज किया तो कैसा चलेगा, यहाँ पे अगर एक बॉब लगा हुआ है तो वो ऐसे जाएगा। कैसा मोशन होता है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैसा मूव करेगा, ये ऐसे जाएगा ना। तो इस इंस्टेंट पे इसका मूवमेंट इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर क्या जाएगा, mg cos 30 डिग्री, और यहाँ क्या जाएगा, mg sin 30 डिग्री। क्लियर है, दिस mg cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू T डैश। तो क्या आएगा, T डैश इज इक्वल टू mg cos 30। cos 30 क्या है, √3/2 mg। तो देखो पहले t की वैल्यू क्या थी, पहले t की वैल्यू थी mg, अभी t की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन mg। तो जैसे इस स्ट्रिंग में टेंशन आया, पहले था mg, जैसे हमने स्प्रिंग को कट किया टेंशन विल डिक्रीज इन द स्ट्रिंग, और फिर क्या होगा, फिर से एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि उस वैल्यू के बाद वो एक मोशन, प्रॉपर मोशन करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हो जाएगा एंड दैट पार्टिकल विल मूव विद सम एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास, कि जो स्ट्रिंग है वो ना ही स्लैक होगी, क्योंकि स्लैक होने के लिए टेंशन हैज टू बी 0, बट टेंशन 0 होने से पहले वो एक इंटरमीडिएट वैल्यू पे आ जाएगा, जहां पे एक स्टेबल मोशन मिल जाएगा उसको, तो वो उस टेंशन के साथ एक प्रॉपर मोशन करने लगेगा, और उसमें स्ट्रेचिंग वाला तो केस हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रिंग कैन नॉट गेट स्लैक और स्ट्रेच्ड, बट उसमें एक नया टेंशन डेवलप हो जाएगा विच विल मेक दैट ऑब्जेक्ट टू मूव इन प्रॉपर मोशन, कुछ उसका एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेच भी नहीं हो सकता तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा सकता, ये स्लैग नहीं हो सकता तो ऑब्जेक्ट इधर नहीं जा सकता, इट मींस देयर इज नो मोशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में T डैश अगर नया फोर्स स्ट्रिंग में आ गया है T डैश, देन देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज गोइंग टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ T डैश। वो कहां से आएगा, दैट विल बी अ कंपोनेंट ऑफ mg टेकन इन दिस डायरेक्शन। कैसे लेंगे, दिस इज 60 डिग्री तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 सो दिस इज 30 डिग्री, तो ये आ गया mg cos 30। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ T डैश, न्यू वैल्यू ऑफ T डैश इज √3/2 mg। अब यहाँ पे क्या है, मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मोशन विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
What is the force in the direction perpendicular to the length of the string? It is mg sin 30, which is equal to mg by 2. So net force in the direction perpendicular to the length of the string is equal to mg by 2. So acceleration in the direction perpendicular to the length of the string will be f perpendicular divided by mass. तो कितना आ जाएगा g by 2. तो इसका मोशन क्या होगा? This will move in this direction. इसके इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कितने एक्सेलरेशन से? g by 2 एक्सेलरेशन से. एंड व्हाट विल बी द न्यू टेंशन इन द स्ट्रिंग √3 by 2 into mg. आई होप ये क्लियर है आपको. इसमें अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको कट करने वाला ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसको कट करने वाला भी आप खुद से सॉल्व करेंगे और स्ट्रिंग को कट करने वाला केस 2 एंड केस 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे.